छात्रों, नए प्रकरण के अंतर्गत आज 9th-10th के सिलेबस अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार संधि प्रकरण को प्रारंभ किया जा रहा है। आपके एक घटिका प्रकरण हो गया और एक प्रत्य प्रकरण हो गया। नंबर 3 पर आता है आपका संधि प्रकरण। इम्पोर्टेंट है, जब आप पुस्तकों के पाठ पढ़ते हो, किसी गद्य भाग को या पद्य भाग को जब आप पढ़ते हो, उच्चारण करते हो, तो उनके उच्चारण करने में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। संधि का जो प्रकरण है, यदि हमें संधि का ज्ञान है, हमसे संधि आती है, तो ये इसका बहुत महत्व है। एक तो क्या है, अपन जब रचनात्मक कार्य करते हैं तो रचनात्मक कार्यों में संधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि हम संधि का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य करते हैं तो वहाँ नंबर काटने की गुंजाइश नहीं होती। एक अपन जब अध्ययन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते समय अगर संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे तो अर्थ करने में दिक्कत नहीं आती। और एक संधि का प्रकरण आपके उसमें है ही, 2 या 3 नंबर का संधि का टॉपिक है। इसमें से संधि के उदाहरण आते हैं और वैसे भी इसका अध्ययन करने में भी बहुत महत्व है, रचनात्मक कार्य में भी महत्व है। तो संधि प्रकरण को देखें। जैसा कि नाम है संधि, संधि का तात्पर्य है मित्रता, एक दूसरे के साथ मित्रता करना। तो मित्रता को आप भली प्रकार से जानते हो। अब आपने मानवों की, बच्चों की मित्रता देखी है। मित्रता हर प्राणी करता है, मित्रता पशु भी करते हैं, मित्रता पक्षी भी करते हैं, और मित्रता वर्ण भी करते हैं। जो आपके वर्ण हैं, संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है, 13 स्वर एवं 35 व्यंजन, ये जितने वर्ण व्यंजन हैं, ये सारे वर्ण व्यंजन मित्रता करते हैं। और जब ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो इनमें कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। उस परिवर्तन को विकार कहते हैं, और वो परिवर्तन अथवा विकार ही संधि कहलाती है। ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। वर्ण माने अक्षर, संधानम माने मेल, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। इसको लिखित रूप में देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का तात्पर्य परिवर्तन भी होता है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए क के बाद कोई स्वर आ रहा है, तो इसका गे बन गया। अब कैसे बन गया वो तो अगर अपन के अंदर जाएंगे जब पता चलेगा। या ए के बाद अगर ई आ गया तो ए हो गया,
इस प्रकार दो या दो से अधिक जब स्वर नज़दीक आते हैं या व्यंजन नज़दीक आते हैं, यानी कोई वर्ण हो, कोई भी वर्ण जब मेल होता है तो एक नवीन वर्ण बनता है। और ये नया जो वर्ण बना, ये परिवर्तन जो हुआ, ये विकार जो हुआ, इसी को संधि कहते हैं। अब आते हैं संधि के प्रकार। संस्कृत भाषा में संधि 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 अच यानी स्वर संधि। नंबर 2 हल यानी व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के। अच संस्कृत में अच कहते हैं, हिंदी में स्वर। हल संस्कृत में हल कहते हैं, हिंदी में व्यंजन। और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि 3 प्रकार की है। अच संस्कृत भाषा में स्वरों को अच कहा जाता है। अच कह लो चाहे स्वर कह लो, बात एक ही है। देखते हैं एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव को क्रोध आया था तो उन्होंने क्या तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य जब किया था तो नृत्य करते करते उन्होंने डमरू को भी बजाया। डमरू जब वो बजा रहे थे तो पाणिनि वहाँ पर उपस्थित थे। पाणिनि ने जो डमरू से आवाज़ निकली थी उस आवाज़ को सूत्र रूप में परिणत कर दिया। डमरू के आवाज़ जैसी आवाज़ निकली थी उसके सूत्र पाणिनि ने बना दिया, सूत्र बना दिए। जैसे मान लीजिए उस डमरू से कुछ ऐसी आवाज़ आई थी आयूण आयूण, तो पाणिनि ने बना दिया उसका ए ई ऊणे। दूसरी बार जब बजाया रील रेक तो रील री के ऐसी आवाज़ निकली। तीसरी बार बजाया एऊण। चौथी बार बजाया आई औ चे, आई औ चे, है ना। 5वीं बार बजाया लेने। 6ठी बार बजाया हयवरटा। इस प्रकार 14 बार डमरू को बजाया था भगवान शिव ने। तो उन्होंने 14 सूत्र बना दिए। इन 14 सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब जैसे एक शब्द सुना होगा आपने प्रत्याहार, तो प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं। कोई सा भी प्रत्याहार बनाना है, जैसे आपने अभी नाम पढ़ा था अच संधि यानी स्वर संधि, तो अच एक प्रत्याहार है। इसको बनाते समय क्या करते हैं कि इसमें 2 वर्णों का समूह होता है, 1 और 2। तो इसमें पहले वर्ण से लेकर के और अंतिम वर्ण तक, पहले वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण के बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो उस प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। लेकिन इसकी शर्त है कि इसमें हलंत वाले वर्ण को नहीं गिनते हैं। तो देखें ऐसे लेकर के और चे यहाँ पर है, तो देखो इसमें एक तो आ गया ए, एक ए, एक ओ, एक रे, एक लरे, एक ए, एक ओ, एक आई, एक औ। कितने वर्ण आ गए चे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण आ गए। अब आपको पता है कि ए का दीर्घ भी होता है, तो एक इसका ये आ हो गया। ई का भी दीर्घ होता है, एक बड़ी ई हो गई। उ का भी दीर्घ होता है, एक बड़ा हो गया। रे का भी दीर्घ होता है, ये बड़ी रे हो गई। तो अच जो प्रत्याहार था इसमें 13 स्वर आ गए टोटल। 9 तो ये, इनके 4 बड़े होते हैं, इस प्रकार 13 स्वर आ गए। तो इस अच प्रत्याहार में केवल स्वर ही स्वर हैं, इसलिए स्वर का नाम है अच संधि। अच संधि या स्वर संधि। इसी प्रकार से 6वां जो सूत्र है वो हय वरटे से चालू होता है। हय वरटे।
और लास्ट का वो है वो हल। ये 14वां सूत्र लास्ट में है हल, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दूर संधि का नाम था आपकी का हल, यानी व्यंजन संधि। तो है से लेकर के ले तक के, है से लेकर के ले तक के सभी वर्ण, इसमें केवल व्यंजन ही व्यंजन आएंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया हल संधि, यानी व्यंजन संधि। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो अच संधि नाम के पड़ा क्योंकि ऐसे लेकर के चेतक में सारे स्वर ही स्वर वर्ण आ रहे हैं, इसलिए इसको अच संधि कहते हैं, यानी स्वर संधि कहते हैं। तो अब स्वर संधि को देखते हैं साहब नंबर 1 पर। अच यानी स्वर संधि। नाम है स्वर संधि, इसमें स्वर ही स्वर हैं, यानी प्लस के निशान के पहले, जहाँ भी आपका प्लस का निशान आ रहा है, यहाँ से विच्छेद कर रहे हैं अपन, तोड़ रहे हैं, उस प्लस के निशान से पहले स्वर और प्लस के निशान के बाद भी स्वर। जैसे किस शब्द को आपने तोड़ा, जैसे आपका एक यही है राम प्लस अवतार, तो प्लस के निशान के पहले राम हो, तो प्लस के निशान के पूर्व में मैं है, इसके बाद में ए है। तो प्लस के निशान से पहले भी स्वर होना चाहिए और बाद में भी स्वर होना चाहिए। अब कहेंगे साहब यहाँ तो स्वर है लेकिन यहाँ तो स्वर है ही नहीं, तो प्लस के निशान से पहले वाला जो वर्ण है उसमें मिश्रित रहेगा, मिला हुआ स्वर रहेगा, हलंत नहीं आएगा, इसमें नहीं विसर्ग आएगा। इसमें से वो निकालना है। जैसे यहाँ राम है तो मैं में ए की ध्वनि है, में ए, नदी है तो उसमें ई, भानु है तो उसमें ओ, पर है तो रे में ए। इस प्रकार से यहाँ जो वर्ण आएगा उसमें मिश्रित आएगा, मिला हुआ आएगा, उसको निकालना पड़ेगा। इसमें ए है और बाद में भी ए, दोनों स्वर हुए। तो प्लस के निशान के पूर्व भी स्वर हो और प्लस के निशान के बाद भी स्वर हो, तो वो आप आँख मीच के बता सकते हो कि इसमें स्वर संधि है। ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगर इसको विस्तृत रूप में बोलें तो प्रथम शब्द के अंत में, पहला शब्द राम, इसके अंत में मैं, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो। बात वही है, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। बात वही है, प्लस के निशान के पहले स्वर हो तथा प्लस के निशान के बाद भी स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाती है, अच संधि कहलाती है। या प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। एक ही बात है। इसको मिश्रित रूप में देखते हैं। स्वर से स्वर के मेल को, स्वर से स्वर के मेल को, ये तो शॉर्ट में थी। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो। प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर से स्वर मिल जाए तो वह स्वर संधि है। इसका विस्तृत रूप दिया कि प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसा कि प्लस के निशान के उदाहरण से आपको अभिगत करवाया था, समझाया था। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है।
वैसे एक 8वां भाग और है प्रकृति भाव, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्रकार की स्वर संधि मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, 4 यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, और नंबर 7 है पर रूप स्वर संधि। ये 7 भेद हैं इसके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि एवं पर रूप संधि। अब देखते हैं इसमें कि जो प्रारंभ की 3 संधियां हैं, दीर्घ, गुण एवं वृद्धि, ये प्रारंभ की तीनों जो संधियां हैं इनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ समानता है। फिर बीच की जो 2 संधियां हैं यण और अयादि, इनमें कुछ न कुछ समानता है। और पूर्व रूप और पर रूप लास्ट की जो 2 संधियां हैं इनमें भी कुछ समानता है। यानी इनके 3 रूप हो गए। 3 में कुछ समानता है, 2 में कुछ अलग प्रकार की समानता है और लास्ट की 2 में कुछ अलग समानता है। तो जैसा कि आप कक्षा में पढ़ते हो, एक क्लास में जैसे मान लीजिए 30 बच्चे हैं या 35 बच्चे हैं, जितने भी हैं, तो ऐसा तो हमारे साथ हो नहीं सकता कि जो हम उस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हमारा 3500 विद्यार्थियों से अच्छे संबंध हैं। हो सकता है आप 4-5 लोगों का एक कैटेगरी बन जाए, 4-5 लोगों के विचार मिल रहे हों तो आप में मित्रता सी है। एक तीसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप बन गया, उनमें अलग प्रकार की मित्रता है, उनकी उनसे बनती है। एक तीसरा ग्रुप बन गया, उनकी अलग बनती है। तो यानी जिससे जिसके विचार मिलते हैं उनमें मित्रता हो जाती है। तो इस प्रकार से जो 3 संधियाँ हैं इनके विचार कुछ हद तक मिलते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें एक जैसी हैं, इसलिए इनका एक ग्रुप बनता है। इन 2 में कुछ हद तक समानता है, ये इसलिए इनका एक ग्रुप है, और ये 2 में कुछ हद तक कुछ समानता है। तो आपने कक्षा में देखा होगा कि होशियार की मित्रता होशियार लड़के से होती है, मीडियम जो बच्चे हैं वो अलग मित्र होते हैं, जो कमज़ोर हैं वो अलग ही मित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक समूह में इनका 3 समूह में ये बट चुकी हैं। अब वो क्या समानता है वो देखिए। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि जो तीनों संधियां हैं इनमें 2 के स्थान पर परिवर्तन होता है। यानी जब इनको अपन तोड़ेंगे या शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाते समय क्या करते हैं कि जो प्लस के निशान से पहले वर्ण आता है और प्लस के निशान के बाद में जो वर्ण आता है उनमें दोनों वर्ण हट जाते हैं और उसकी जगह एक नया वर्ण आता है। लेकिन बीच की जो 2 संधियां हैं यण संधि और अयादि संधि, इसमें प्लस के निशान के पहले वाला वर्ण है और बाद वाला वर्ण है। तो पहले वाला वर्ण हट जाएगा, बाद वाला वर्ण ज्यों के त्यों आता है। यानी पहली 3 संधियों में तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन होता है और बीच की जो 2 संधियां है इसमें केवल एक वर्ण के स्थान पर परिवर्तन होता है। इसी प्रकार लास्ट की जो 2 संधियां हैं इनमें क्या है, ये दोनों ही अपवाद हैं। दोनों संधि अपवाद है। एक वृद्धि संधि की अपवाद है तो दूसरी अयादि संधि की अपवाद है। तो ये दोनों अपवाद हैं, इनमें ये समानता है। इनमें दोनों के स्थान पर परिवर्तन, इनमें एक के स्थान पर परिवर्तन, और ये दोनों संधियां अपवाद हैं। इस कारण इन 7 संधियों में 3 ग्रुप बने। तो अब पहली संधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दीर्घ स्वर संधि विस्तार रूप से देखेंगे साहब इसको। दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, इसका एक सूत्र है विद्यार्थियों, अकेह सवर्ण दीर्घ है। 3 शब्द हैं, 6-7 वर्ण हैं, अकेह सवर्ण है दीर्घ है। शायद आप 2-3 बार मन में उच्चारण करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा
अकह सवर्ण दीर्घ है। और इस सूत्र को याद करने के बाद में अगर इसका तात्पर्य, इसका अर्थ समझ में आ जाता है, अभी मैं बता रहा हूँ, अर्थ समझ में आ जाता है तो आपको हिंदी की परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अकह सवर्ण दीर्घ है, तो देखें साहब इसका अर्थ देखें, इसका मतलब देखें। इसमें पहला शब्द आया है अक। अकह अक से बना है, तो अक एक प्रत्याहार है। जब जो माहेश्वरी सूत्रों के बारे में शुरुआत में चर्चा कर रहे थे उसके आधार पर देखें, अक एक प्रत्याहार है। सूत्र है आपका माहेश्वरी सूत्र पहला, ए ई उ अणे री लरी के। हमको अक प्रत्याहार चाहिए, तो प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? ऐसे पहले अक्षर से लेकर के लास्ट तक के। तो इसमें दो वर्ण है, एक पहला, ये दूसरा लास्ट वाला। तो ऐसे लेकर के तक के वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बीच में क्या नहीं लेते? हलंत वाले वर्ण नहीं लेते। तो हलंत वाला ये है, इसको नहीं लेंगे, एक इसको नहीं लेंगे। तो कौन कौन से बच्चे? ए ई उ री और लरी। ए ई उ री और लरी, ये 5 वर्ण आए अक प्रत्याहार के अंतर्गत। कि ए, तो अक का मतलब क्या हुआ? ए ई उ री लरी एवं लरी। ए ई उ री और लरी, ये 5 वर्ण आए। अब कहेंगे साहब दीर्घ में तो हमने 4 स्वर पढ़े हैं, लरी तो पढ़ा ही नहीं, तो वो आगे आ रहा है। ये लरी कैसे हटेगा, क्यों हटेगा? तो ए ई उ री लरी, अक का मतलब हो गया ए ई उ री लरी। इनके बाद में अब क्या है? इनका दीर्घ भी होता है, लघु या दीर्घ बोलते हैं। उस परिभाषा में आपने पढ़ा होगा 6ठी 7ठी 8ठी में। ए ई उ री लघु या दीर्घ के बाद तो इनका क्या दीर्घ भी होता है, इसका भी दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है। लघु या दीर्घ के बाद सवर्ण का मतलब होता है समान। सवर्ण मीन्स समान स्वर आए तो उन दोनों का दीर्घ हो जाता है, ये सूत्र का मतलब है। अक प्रत्याहार के बाद में समान स्वर आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार में 5 वर्ण है, लेकिन क्या होता है भैया कि इसका दीर्घ हो जाएगा आ, इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ी ई, इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ा ऊ, इसका दीर्घ हो जाएगा बड़ी री, लेकिन लरी का दीर्घ नहीं होता। लरी का दीर्घ होता ही नहीं है। इस वजह से इस संधि में से लरी शब्द को, लरी वर्ण को हटा दिया गया। इस वर्ण को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि लरी का दीर्घ नहीं होता। हालांकि अक प्रत्याहार में आते तो 5 वर्ण हैं, लेकिन 5 में से 4 का दीर्घ होता है। एक लास्ट वाला जो लरी है इसका दीर्घ नहीं होता। इस कारण से इस संधि में से लरी वर्ण को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या रह गया फिर? यदि ए ई उ री और इसके साथ में ये और जोड़ देंगे लघु या दीर्घ। ए ई उ री लरी लघु या दीर्घ के बाद समान स्वर आए, सवर्ण का मतलब समान स्वर आए तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। अब इसको देख लें आप लिखित रूप में। यदि ए ई उ री लघु या दीर्घ के बाद समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि अगर ए के बाद ए आता है, समान स्वर दोनों, आ हो जाएगा, इसका दीर्घ है आ। अगर ए के बाद में आ भी आ जाए, छोटे बड़े लेकिन है समान है, इसका भी आ। यदि आ प्रारंभ में आ जाए, बाद में ए आ जाए, तब भी आ। और दोनों आ जाए तब भी आ। इसी प्रकार इसमें दूसरा वर्ण है ई। ई के बाद में अगर ई आ जाए तो बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद में अगर बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई। छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तब भी बड़ी ई। इसी प्रकार इसमें तीसरा वर्ण है ऊ। यदि ऊ के बाद ऊ आ जाए
तो बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ, यदि छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तब भी बड़ा ऊ। इसी प्रकार चौथा वर्ण है इसमें री, तो री के बाद में री आ जाए तो बड़ी री, और फिर बड़ी री के बाद में बड़ी री ही आ जाए तब भी बड़ी री, छोटी री के बाद बड़ी री आ जाए तब भी बड़ी री, और बड़ी री के बाद छोटी री आ जाए तब भी बड़ी री का परिवर्तन हो जाता है। 4 वर्ण है। उदाहरण भी देख लें इसके, जैसे जन प्लस आधार, ने में ए की ध्वनि निकल रही है, तो ने में ए है, बाद में आ, हमारा उदाहरण देख लें, ए प्लस आ बराबर आ। जन, ने में से ए निकाल दिया आपने, किसी भी स्वर को निकाल देते हैं तो वहाँ हलंत लग जाता है, प्लस परिवर्तन आ, प्लस दूसरा वर्ण आपने ये निकाल ही दिया तो धार बचा, मिला दो, जे ने हलंत वाले वर्ण में स्वर मिल जाता है, ना धार, कपि प्लस ईस, कपि मीन्स बंदर, ईस मीन्स स्वामी, तो कपि में क्या है ई, बाद में ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, कपि में से ई गया कप बचा, प्लस बड़ी परिवर्तन हो गया, इसमें से ई निकाल दिया केवल से बचा, मिलाओ के पे हलंत में स्वर मिल जाएगा पीस, कपीस, बंदरों का स्वामी कौन हुआ हनुमान। नंबर 3 भानु प्लस उदय, नू में ऊ है, बाद में भी ऊ है, अगर ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ, भान बचा ऊ गया तो, प्लस ऊ का परिवर्तन प्लस इधर से ऊ गया दय बचा, मिला देंगे भा ने में बड़ा ऊ और दय। इसी प्रकार चौथा उदाहरण पितृ प्लस ऋणम, त्रि में री है, बाद में भी री है, अतः हो जाएगा बड़ी री, तो पितृ में से री गया तो ते हलंत, बड़ी री परिवर्तन बराबर में री गया णम बचा, मिलाएंगे पी ते में ये स्वर मिल जाएगा री, बड़ी री और नम, पितृणम। इस प्रकार दीर्घ संधि समाप्त। अगली जो 6 संधियां हैं वो अगले वीडियो में प्रस्तुत की जाएंगी। धन्यवाद।